दुनिया का नक्शा देखने पर आज सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या वास्तव में वो गठबंधन, जिसे कभी पश्चिमी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कहा जाता था, अब अंदर से दरकने लगा है। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1949 में सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए हुई थी, आज खुद अपने ही सदस्यों के सवालों के घेरे में है। यह वही संगठन है जिसके बारे में कहा जाता था कि एक सदस्य देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। लेकिन आज तस्वीर बदल गई है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन बाहर से हमला करेगा, बल्कि यह है कि क्या इस गठबंधन के भीतर से ही दरारें चौड़ी हो रही हैं। दोस्तों, क्या है पूरी खबर देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसमें आपका सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन इससे हमारी काफी मदद मिल जाएगी। बीते 62 घंटे ने इस सवाल को और भी गंभीर बना दिया है। रूस और अमेरिका के बीच तनाव तो पहले से था, लेकिन इस बार मामला कुछ और ही है। रूस की सीमा के पास अमेरिकी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती ने पूरे यूरोप को हिला दिया। अमेरिका का दावा था कि यह केवल एक सुरक्षा उपाय है, लेकिन मॉस्को ने इसे सीधी धमकी के रूप में लिया और तुरंत जवाबी कदम उठाते हुए बेलारूस में हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर दी। हाइपरसोनिक मिसाइलें यानी ऐसी मिसाइलें जो ध्वनि की गति से कई गुना तेज चलती हैं और जिन्हें रोकना लगभग असंभव है। यह कदम केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था, और यह संदेश केवल अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे नाटो के लिए था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका के इस कदम से सबसे ज्यादा नाराजगी यूरोप के भीतर से आने लगी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने साफ कह दिया कि नाटो अब केवल अमेरिका के हितों की पूर्ति का साधन बन चुका है। उनका कहना था कि यूरोप को अब सोचना होगा कि क्या वह अमेरिका की हर नीति का अंधानुकरण करेगा या अपनी स्वतंत्र राह चुनेगा। यह बयान अब भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको ने भी ऐसा ही रुख अपनाया। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि या तो हमें नाटो से अलग कर दिया जाए या फिर हमें तटस्थ रहने दिया जाए। फीको का आरोप और भी गंभीर था। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका और ब्रिटेन उनके देश के आगामी चुनावों में सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह आरोप न केवल राजनयिक दृष्टि से संवेदनशील है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि अब छोटे देश भी खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोलने लगे हैं। यूरोप के भीतर यह असंतोष नया नहीं है। पहले भी फ्रांस जैसे देश नाटो की नीतियों पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग है। अब यह सिर्फ कूटनीतिक बयानबाजी नहीं, बल्कि जनता की सड़कों पर उतरकर अपनी बात कहने की स्थिति बन चुकी है। बर्लिन में हजारों लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी मांग है कि जर्मनी नाटो से बाहर निकले और यूक्रेन को हथियार भेजना बंद करे। यह मांग केवल आर्थिक बोझ की वजह से नहीं है, बल्कि यह इस सोच का नतीजा है कि यूक्रेन युद्ध में शामिल होकर यूरोप अपनी सुरक्षा के बजाय खुद को खतरे में डाल रहा है। पोलैंड का रुख तो और भी चौंकाने वाला है। यह वही देश है जिसने शुरुआत में यूक्रेन को सबसे ज्यादा सैन्य मदद दी थी, लेकिन अब पोलैंड कह रहा है कि वह आगे कोई हथियार नहीं देगा और अपनी सेना की तैयारी पर ध्यान देगा। यह सीधे सीधे नाटो की एकता पर चोट है, और जब गठबंधन का एक सदस्य अपनी प्राथमिकताएं बदलता है तो यह बाकी सदस्यों के बीच भी असमंजस पैदा करता है। अमेरिका की ओर से इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की हो रही है। भारत को रूस से तेल खरीदने पर चेतावनी देने के बावजूद भारत ने अपना रुख नहीं बदला। उल्टा टैरिफ लगाने की धमकी का असर अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। शेयर बाजार में गिरावट आई और पेंटागन की रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि लगातार यूक्रेन को मदद देने से अमेरिका की अपनी सैन्य क्षमता पर दबाव पड़ रहा है। यह रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका की आंतरिक रक्षा तैयारी कमजोर हो रही है, क्योंकि संसाधनों का बड़ा हिस्सा यूक्रेन को भेजा जा रहा है। यूरोप में एक वैचारिक संघर्ष शुरू हो चुका है। एक तरफ वे देश हैं जो अमेरिका की हर नीति को आंख मूंद कर मानने को तैयार हैं, और दूसरी तरफ वे देश हैं जो सवाल उठा रहे हैं
कि आखिर इस युद्ध का असली फायदा किसे हो रहा है और कीमत कौन चुका रहा है। फ्रांस में राष्ट्रपति पद की दावेदार मैरिन लिपेन पहले ही कह चुकी हैं कि अगर वे जीतती हैं तो फ्रांस को नाटो से बाहर निकालना उनकी प्राथमिकता होगी। तुर्की भी कई बार अपने स्वतंत्र रुख से अमेरिका को असहज कर चुका है। इन सब के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक रणनीतिक फायदा मिल रहा है। यूरोप के भीतर बढ़ती असहमति और नाटो की कमजोर होती एकजुटता उनके लिए राजनीतिक और कूटनीतिक पूंजी का काम कर रही है। पुतिन जानते हैं कि जब तक यूरोप के देश आपस में बंटे रहेंगे तब तक नाटो की सामूहिक ताकत पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। अब सवाल उठता है भारत की भूमिका का। भारत इस पूरे संघर्ष में अपने संतुलित रुख के लिए जाना जा रहा है। रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदने का फैसला भारत ने अपने राष्ट्रीय हित में लिया, भले ही अमेरिका ने इसे लेकर दबाव बनाने की कोशिश की हो। भारत ने न केवल अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि इन सस्ते आयातों से अपनी अर्थव्यवस्था को भी स्थिर रखा। इसके अलावा भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यही बात दोहराई कि संवाद और कूटनीति ही इस युद्ध को खत्म करने का रास्ता है। भारत की विदेश नीति यहां एक मिसाल बनकर उभरती है। न किसी एक खेमे में पूरी तरह शामिल होना, न किसी के खिलाफ खुला मोर्चा लेना। यही संतुलन भारत को आज उस स्थिति में लाता है कि वह पश्चिम और रूस दोनों के साथ संवाद बनाए रख सके। लेकिन अगर अमेरिका और नाटो अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करते तो आने वाले समय में यह असंतोष और भी बढ़ सकता है। हालिया सर्वे बताते हैं कि 57% यूरोपीय नागरिक नाटो से बाहर होने के पक्ष में हैं। यह आंकड़ा केवल एक राय नहीं, बल्कि एक चेतावनी है कि लोग अब अंधाधुंध गठबंधन की राजनीति से थक चुके हैं। भविष्य की तस्वीर साफ है। दुनिया एक बार फिर ध्रुवीय हो रही है। पुराने गठबंधन कमजोर हो रहे हैं और नए समीकरण बन रहे हैं। भारत जैसे देश जो संतुलन और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हैं, इस नई व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या नाटो का पतन शुरू हो चुका है? क्या अमेरिका की अगुवाई अब बोझ बन रही है? और क्या आने वाले वर्षों में यूरोप अपने सुरक्षा ढांचे को पूरी तरह बदल देगा? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक बात तय है, दुनिया अब वैसी नहीं रहेगी जैसी हमने पिछले कुछ दशकों में देखी है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या नाटो देश सच में अमेरिका के नेतृत्व से तंग आ चुके हैं? क्या यह गठबंधन अपने मूल उद्देश्य से भटककर कुछ देशों के स्वार्थ का साधन बन गया है? हमें कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।